लक्ष्मी पंडित जी के पास अपने बेटे की जन्म कुंडली बनवाने के लिए बैठी हुई थी और चिंतित भी थी। अगर नई कुंडली में कोई बुरा ग्रह आ गया तो कुंडली फाड़कर नदी में फेंक दूंगी। पंडित जी बोले, लक्ष्मी बहन, तुमने बहुत पुण्य किए है जो ऐसा हीरा जैसा बेटा तुम्हें मिला है। बस इसकी कुंडली में एक बात मुझे परेशान कर रही है लक्ष्मी बहन, क्योंकि यह सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। यह नाम तो रोशन करेगा पर तुमसे दूर रह के। तब लक्ष्मी कहने लगी, यह भविष्यवाणी तो उसके जन्म के वक्त उसकी दादी ने कर दी थी, क्योंकि लक्ष्मी ने घोर मूल्य में पुत्र को जन्म दिया था। दादी ने कहा था, अरे लक्ष्मी, तूने घोर मूल्य में बेटा जना है, यह सारे घर के लिए भारी रहेगा, बस खुद के लिए ही भला करेगा। जैसे सूर्य की रोशनी सबको देती है पर पास जाने पर जलाती है, वैसा ही कुछ है तेरा बेटा। चाहे जो भी हो, लक्ष्मी की तो आंखों का तारा था। लक्ष्मी ने बड़े प्यार से उसका नाम रुद्र रखा था, उसके जीवन का सूर्य था। रुद्र के होने से ही लक्ष्मी के जीवन में बसंत आया था। गांव में पहले शादी ब्याह आज की तरह नहीं होते थे। लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। जब लड़की चौका बासन करना सीख जाती थी, समझो वह विवाह योग्य हो गई। उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। लक्ष्मी और उसकी जेठानी में ज्यादा फर्क नहीं था। लक्ष्मी की शादी के समय उसकी उम्र करीब 16 साल रही होगी और तभी उसके फेरे हो गए थे और वह ससुराल विदा होकर आ गई थी। कमला उसकी दूर की रिश्तेदार थी। कमला ने लक्ष्मी को देखा और अपने छोटे भाई के लिए पसंद कर लिया। क्योंकि कमला चाय नाश्ते की जिम्मेदारी निभा रही थी, तभी उसका विवाह अपने छोटे भाई से कर दिया। यहाँ कमला की गोद तो 1 साल में ही भर गई। वही लक्ष्मी एक बेटे के लिए तरस गई थी। लक्ष्मी का पति भी इस बात से दुखी होकर संन्यास लेकर कहीं निकल गया था। उसने घर बार छोड़ दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी। जाने कितनी मन्नतों के बाद रुद्र का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही डॉक्टरों ने कह दिया कि उसे बचाना मुश्किल है, पर अपने लाडले को सीने से लगाए रात रात भर जागकर लक्ष्मी ने उसे जीवित रखा। कमला के बेटे सुरेश और रुद्र में 10 साल का अंतर था। जहां एक तरफ सुरेश सीधा साधा घर का आदर्श पुत्र था, वहीं रुद्र सिर्फ घर का ही नहीं, पूरे गांव का सिरदर्द था। अपनी मंडली के साथ वह कभी किसी के अनार के बगीचे से हाथ साफ कराता, कभी किसी के लहलहाते सेब के बगीचे से एकदम तोड़ लाता, कभी किसी की भैंस खोल देता तो कभी किसी की दुधारू गाय का दूध बछड़े को पिला देता। गांव की औरतें उसकी मां को ताने मारती और कहती, लक्ष्मी, तुम्हारा लाडला पंचायत बैठेगी, जाने सरपंच जी क्या निर्णय ले। रुद्र के कारनामे सबसे निराले थे। वह सबसे अलग था, जैसे भगवान शिव ने उसे खास मिट्टी से बनाया था। बचपन से दादी के अत्याचारों का परिणाम यह हुआ कि उसे अत्याचार शब्द से नफरत हो गई। रुद्र ने कभी अन्याय करना या सहना नहीं सीखा। किसी के साथ गलत होते देखता तो उस पर झपट पड़ता। घर पर शिकायतें आधी अधूरी ही पहुंचती, बताने वाले अपनी गलती छिपा जाते। घर पहुंचने पर रुद्र को पिटाई मिलती, पर वह सहन कर लेता। अगर वह किसी से डरता था तो वह था सुरेश, उसकी ताई का बेटा। दोनों भाइयों में अपार स्नेह था। सुरेश की आंखों का तारा रुद्र था और उसे अपने पिता के क्रोध से बचाने का साहस केवल सुरेश ही कर पाता था। रुद्र के पिता एक बार घर से निकले, फिर कभी लौटकर नहीं आए। कोई कहता बाबा बन गए, कोई कहता किसी डेरे में डेरा डाला, तो कोई कहता बड़े संत ज्ञानी हो गए। लोग अटकलें लगाते रहते, लेकिन ऐसा कौन सा संत ज्ञान है जो पत्नी और परिवार को बिना पतवार के अकेला छोड़ दे। अब पूरे घर की जिम्मेदारी सुरेश के पिता पर थी। उन्होंने सुरेश और रुद्र दोनों को समान प्रेम दिया। जितना प्रेम सुरेश से करते, उतना ही रुद्र से भी। इसी कारण जब नाराज होते तो रुद्र की पिटाई भी उतनी ही होती, लेकिन उनसे प्रेम भी बहुत करते थे। रुद्र छोटा और शरारती था, इसलिए उसकी कुटाई जब तब हो जाया करती थी। लेकिन ताऊजी के डर से बचाने के लिए सुरेश हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। रुद्र को टीवी देखने का भी बड़ा शौक था। दूसरों के घर टीवी देखने के लालच में वह गांव भर का दिहाड़ी मजदूर बन जाता। कभी किसी का राशन लाता, कभी किसी की आलू की बोरियां उतरवाता। उसका दिमाग इतना तेज था कि जब तक दुकानदार अपनी कलम से जोड़ घटाव करता, तब तक वह मोल भाव निपटा चुका होता।
उसका गणित का सारा ज्ञान जीवन से जुड़ा था। स्कूल पहुंचते ही गणित की कक्षा में उसे बुखार आने लगता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब कई बार पढ़ चुका था। उसकी दादी हमेशा कहती, मेरा रुद्र कलेक्टर बनेगा, देख लेना। लेकिन स्कूल उसे कभी भाया नहीं। सर्दियों के दिन थे और 11वीं की कक्षा लगी थी। कक्षा के एक लड़के नाहर ने गाना पहला नशा पहला खुमार सुना और उसे बहुत गंभीरता से लेकर क्लास की रमा को प्रेम पत्र गुलाब के साथ भेज दिया। रमा ने चिट्ठी जिस लड़के के हाथ भेजवाई, उसने पूछा तो उसने बरगद के चबूतरे की ओर इशारा कर दिया। नाहर वहीं खड़ा था, लेकिन रुद्र भी वहीं था। रमा मन ही मन रुद्र को अपना मान चुकी थी। उस चिट्ठी में लिखने वाले का नाम नहीं था। वह मुस्कुराती हुई रुद्र तक पहुंची और उसका हाथ थाम लिया। उसी वक्त प्रिंसिपल सर की गाड़ी वहां आकर रुकी। रुद्र अपना हाथ खींचता, उससे पहले रमा ने हाथ हटा लिया, लेकिन प्रिंसिपल की अनुभवी आंखें सब कुछ भांप गईं। पूछताछ पर रमा ने चिट्ठी प्रिंसिपल के हाथ में रखकर खुद को बेगुनाह बताया और रोते रोते रुद्र की ओर इशारा कर दिया। प्रिंसिपल ने रुद्र की खाल उधेड़ दी, पर वह चुपचाप पीड़ा सहता रहा। प्रिंसिपल की मार का बदला उसने ब्याज सहित नाहर से ले लिया था। रुद्र की इतनी कुटाई की कि उसके बाद नाहर स्कूल नहीं आया। नाहर के मन में रुद्र के लिए हमेशा के लिए नफरत बैठ गई। रमा के घर पर चिट्ठी कांड का पता चलने पर 2 महीने बाद ही रमा का विवाह हो गया। किसी तरह वह साल बीता। अगले साल की पढ़ाई के लिए सुरेश ने रुद्र को रुद्रपुर शहर भेज दिया। स्कूल खत्म कर रुद्र का दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सुरेश पढ़ाई समाप्त कर चुका था और उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। घर पर सुरेश के लिए लड़की देखी जा रही थी, लेकिन अच्छा कमाने वाला सज्जन लड़का विवाह के लिए हमेशा ही अयोग्य साबित हो रहा था। इस बार बिना किसी को बताए एक चाल चली गई। जितनी तस्वीरें आई, उनमें से पार्वती की तस्वीर पर सुरेश की मां कमला की नजर अटक गई थी। गोरी दुबली और नाजुक पार्वती चेहरे से मासूम और भोली लग रही थी। कमला और लक्ष्मी को भी लड़की बहुत पसंद आई। गांव में अब भी पुराना अदब कायदा था। सिर्फ लड़का लड़की की फोटो बदलने से विवाह प्रस्ताव हो जाते थे। वहां से कन्या की फोटो आई और यहां से लड़की की फोटो भेजी गई। सुरेश देखने में बुरा नहीं था, पर बचपन में हुए चेचक के दाग से उसका चेहरा प्रभावित था। इधर रुद्र बिल्कुल कपूर जैसे गोरा था। ताई आज उसी चेहरे को दिखाकर अपनी होने वाली बहू को रिझाना चाह रही थी। पार्वती के घर जो तस्वीर पहुंची, उसमें 2 लड़के बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक सुरेश था और दूसरा रुद्र। कमला के भाई ने बड़ी चालाकी से बातें बनाई कि बड़ों को एक ही नौकरी में रिझा लिया और पार्वती को दूसरे चेहरे ने। पार्वती ने न किसी से खुलकर पूछा और न ही किसी ने उसे बताना जरूरी समझा। पार्वती को लगा कि उसके लिए रुद्र का रिश्ता आया है। मन ही मन उसने रुद्र को अपना पति मान लिया और अगले महीने पड़ने वाले गौरा जी के व्रत को दिल से कर लिया। विवाह हुआ और नववधू घर आ गई। शाम को कुलदेवी के मंदिर में पूजा के समय जब उसने रुद्र को भाग भाग कर हल और नारियल लाते देखा, तो नई नवेली दुल्हन चौंक कर घूंघट पलट दिया। अपने पति का चेहरा देखकर वह दंग रह गई। नई जगह पर वह बेचारी किससे पूछती और क्या पूछती। अपने पति से भी वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे छोटे भाई की तस्वीर दिखाई गई है। उसकी आंखें सब कुछ कह गईं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। कमला सब समझ गई थी। लक्ष्मी बोली, तेरा चौरा कुछ करता धरता नहीं है, शहरी से वापस भेज दो, शायद कुछ पढ़ लिख जाए। कॉलेज का भी बहुत खर्चा कर रखा है इसने, जाने कहां से ऐसे कपड़े पहनता है। ताई ने पूछा, कहां से आते हैं तेरे पास इतने रुपए? रुद्र ने हंसकर कहा, ताई डाकू बन गया हो, बैंक लूटता हो, खूब रुपये बना लेता हो, फिर तुझे और माँ को भी एक एक महल बनवा दूंगा। लेकिन पार्वती का मन विचलित हो गया। जिसकी तस्वीर ने उसकी कितनी रातें जागते हुए बिता दी थी, आज उसे अपने आसपास देखना दुख दे रहा था। पार्वती का मन अजीब सा होकर रह गया था। सुबह से उठकर अपनी गृहस्थी में लगी पार्वती खुद को व्यस्त रखती थी, लेकिन जैसे ही रुद्र की झलक दिखती, उसकी बेचैनी बढ़ जाती। वह मन ही मन चाहने लगी थी कि जब तक उसकी और सुरेश की गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर ना आ जाए, तब तक रुद्र कहीं दूर चला जाए। सुरेश के दोस्त की शादी थी जो पड़ोसी गांव में थी। सुरेश को भी वहां अपनी पत्नी पार्वती को साथ ले जाना था।
लेकिन इसके लिए घर भर से सहमति लेनी पड़ी थी। कमला तो नई बहू को बाहर घूमने जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जिद्दी बेटे के आगे उसकी एक नहीं चली। लक्ष्मी ने पारो को सजा संवार कर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। पार्वती ने पूछा, काकी यह टीका क्यों लगाया है? लक्ष्मी ने हंसकर कहा, अरे क्यों नहीं, मेरी बहू है, अभी तो सोने जैसी है, किसी की नजर ना लगे। पार्वती की आंखें डबडबा गईं। इतना प्यार तो उसे अपने मायके में भी नहीं मिला था। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे नौकरानी से अधिक कुछ नहीं समझती थी, इसलिए उसके विवाह के लिए भी घर में ज्यादा पूछताछ नहीं की गई थी। अपने आंसू पोंछकर उसने काकी सास के पैर छुए और उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। खूब खुश रहो बिटिया, अपने पति का सुख पाओ, हलो फूलो सदा सुहागन रहो। लक्ष्मी ने भी उसे आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। मुस्कुराकर खड़ी हो गई और सुरेश की आवाज आ गई, पारो जल्दी आओ। सुरेश और पारो शादी में चले गए। वापस आ रहे थे तो रुद्र अपने दोस्तों के साथ टकरा गया। सुरेश ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो शहर जाना था ना? रुद्र ने जवाब दिया, भैया कॉलेज कैंटीन का रामदीन बहुत बीमार था, अकेला आदमी था, घर पर ही दवा ले रहा था, कल अचानक चल बसा। उसने मुझे गांव का पता बताया था, हम लोग मिलकर उसे यही ले आए, लेकिन पता चला कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा। बस उसका क्रियाक्रम निपटा कर आ रहा हूं। सुरेश ने कहा, अच्छा सुन, अब पारो के साथ घर जा, मुझे कुछ काम से जाना पड़ेगा। सुरेश के यह कहते ही पारो घबरा गई। नहीं, ऐसे आप काम पर कैसे जा सकते हैं? पारो ने कहा, आप भी घर तक चलिए मेरे साथ, फिर वहां से काम पर चले जाना। सुरेश ने समझाया, पार्वती कल दिल्ली से ऑडिट के लोग आ रहे हैं, पिछले महीने भर से उसी की तैयारी में लगा था। अगर अजीत की शादी ना होती तो मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता। ये मेरा खास दोस्त था, इसलिए उसकी शादी में आना पड़ा। अब बस उसकी तैयारी फाइनल हो जानी है। और परेशान क्यों हो? रुद्र तुम्हारे साथ है, बस थोड़ी दूर डिपो से बस मिल जाएगी, मैं कल शाम तक घर आ जाऊंगा। सुरेश ने दोनों को बस में बैठाकर विदा किया। पारो थकी हुई थी, जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। उसने अनजाने में अपना सिर रुद्र के कंधे पर रख दिया। रुद्र भी थका हुआ था, लेकिन वह पारो को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। पूरे रास्ते पारो आराम से सोती रही। रुद्र का दामन हमेशा पाक रहा है, खासकर लड़कियों के मामले में। यही बात नाहर को सबसे ज्यादा चुभती थी, जो बचपन का दोस्त था, लेकिन अंदर से रुद्र से जलता था। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता था कि कैसे रुद्र की बेइज्जती की जाए। बस में नाहर भी गांव जा रहा था। सुरेश के ऑफिस में ऑडिट चल रहा था और ऑफिसर्स कड़ी निगरानी रख रहे थे, लेकिन सुरेश का काम भी पक्का था। सुरेश ने 2 दिन में ही अपना काम पूरा कर लिया। ऑडिट के बाद सुरेश जल्दबाजी में घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में नाहर से मिला, जिसने व्यंग्य से कहा, भाई काम कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस समय ऑफिस में नहीं, घर में नई नई दुल्हन बैठी है उस महाकाल के साथ, और आपने उसे छोड़ दिया। सुरेश ने जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो नाहर, हमारे घर में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। सुरेश ने दृढ़ता से कहा, लेकिन शक की बेल बिना खाद पानी के भी पनपती है। यहाँ तो खाद पानी देने वाले घर और बाहर दोनों जगह मौजूद थे। कमला तीखी सांस थी, वह पार्वती को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रोज पार्वती के जागने से पहले ही उसे दिन भर के काम बता देती थी। कमला ने पार्वती से अनाज संजोने, कंबल, चादर धोने, कालीन साफ करने जैसे काम करवाए। लक्ष्मी अपनी तरफ से मदद करती, लेकिन घर के दूसरे भी काम होते थे। कमला काम बताकर पड़ोस में बात करने चली जाती और पार्वती काम करती रहती। थकान के बावजूद उसे आराम नहीं मिलता था। एक दिन कमला ने पार्वती को चने पीसने के लिए बैठा दिया। तभी रुद्र शहर से घूमकर वापस आया और पार्वती को देख चक्की खींचकर खुद चने पीसने लगा। लक्ष्मी ने पूछा, रुद्र तेरी कमीज कैसे फट गई? रुद्र ने जवाब दिया, माँ कॉलेज में एक रईस ज़ादे को मजा चखा कर आ रहा हूँ। लक्ष्मी ने कहा, अरे अब किसका सिर फोड़ा? रुद्र ने कहा, कमिश्नर का लड़का स्कूल कॉलेज में शराब पीकर आ गया और लड़कियों को परेशान कर रहा था। पहले उसे प्यार से समझाया, नहीं माना तो मजबूरी में हाथ उठाना पड़ा। ताई ने कहा, पहले खुद को सुधारो। पार्वती सर झुकाए सोच रही थी। जितना वह रुद्र को अपने मन से हटाना चाहती, उतनी ही दृढ़ता से
वह उसके दिल में बसता जा रहा था। रात में सुरेश आते ही कमला ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। रुद्र तो किसी काम का नहीं है। बेटा, ध्यान रखा कर। आजकल जब तब शहर से आ जाता है और पार्वती के आगे पीछे घूमता रहता है। देख बेटा, मैंने तेरी और पार्वती की उम्र में भी अंतर देखा है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा। सुरेश अपनी माँ की बातों को सुनते हुए बोला। माँ, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम भी। रुद्र मेरा छोटा भाई है, मेरे दिल का टुकड़ा है, माँ ने उत्तर दिया। हाँ, लेकिन सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि यही जिगर का टुकड़ा तुम्हारे कलेजे को छल्ली कर दे। सुरेश ने माँ को तो समझा लिया, पर उसकी बात उसके मन में घर कर गई। उस रात जब माँ बेटी की बातें हो रही थी और पारो दूध लेकर कमरे में आई, उसने भी सब सुन लिया। पार्वती पहले से ही रुद्र से दूर रहती थी, अब और सतर्क हो गई। लेकिन रुद्र इन बातों से अनजान था। उसके लिए पार्वती बड़े भाई की पत्नी थी, उसकी भाभी थी। वह देवर के रिश्ते को निभाते हुए कभी उसके लिए अमरूद लाता, कभी बेरिया, कभी कहीं से केरी लाता, तो कभी नन्हा खरगोश पकड़कर उसके हाथ में थमा देता। लो, इसे अपने पास रखो, वह कहता। बिल्कुल तुम्हारी तरह सफेद है। अब सुरेश का ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर जाने लगा था। एक दिन गांव में लगे मेले में रुद्र साथ चलने की जिद करने लगा। पार्वती उससे बचना चाहती थी, पर रुद्र अधिकार से उसके जीवन में घुसता चला जा रहा था। उस दिन तहसील में जमीन पट्टे का काम होने से माँ बेटा दोनों घर से बाहर थे। दोपहर के भोजन के बाद पार्वती अपनी कार की लक्ष्मी के कमरे में जमीन पर लेटी हुई थी और लक्ष्मी की बातें सुन रही थी कि अचानक रुद्र आ धमका। रुद्र ने माँ से कपड़े मांगते हुए कहा, माँ, मेरे कपड़े निकाल दो, जबरदस्त मेला लगा है। लक्ष्मी ने कमरे की बत्ती जला दी। रुद्र ने पार्वती को देखा और पार्वती लज्जा से बाहर चली गई। रुद्र को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तैयार होकर वह घर से निकल गया। लक्ष्मी ने आवाज दी, अपनी भाभी को भी साथ ले जा, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। पार्वती के लाख मना करने पर भी रुद्र ने उसकी नहीं सुनी। उसे मोटर बाइक पर बैठाकर मेला घुमाने ले गया। वर्षों बाद पार्वती किसी मेले में आई थी। 5-6 साल की उम्र में जब वह अपनी माँ के साथ मेले में आई थी, झूले पर बैठना, चूड़ियों की दुकान से खरीदारी करना, गुब्बारों को छर्रे वाली बंदूक से फोड़ना और रिंग उछालकर टेडी बियर जीतना, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो गया। रुद्र भी उसके साथ बच्चे बन गया था। गोलगप्पों के ठेले पर चटकारे लेते हुए दोनों ने मस्ती की, पर घर पहुंचते ही महाभारत शुरू हो गई। सुरेश ने आंगन में इंतजार कर रहे दोनों को घूर कर देखा। मुझसे बिना पूछे ही घूमने निकल गई, उसने गुस्से में कहा। बड़ा शौक है बाहर घूमने का, काम धाम छोड़कर बाहर घूमती फिरती है, लक्ष्मी ने समझाया। नहीं सुरेश, मैंने ही पार्वती को भेजा था, वरना वह तो घर ही बैठी थी। मुझे लगा सारा काम तो हो चुका है, बेचारी थोड़ी बाजार की रौनक देख ले, सुरेश ने कहा। उसकी गलती को अपने सिर मत लो। देखो, ये कोई वक्त है घर लौटने का? जाना ही था तो कम से कम रात का खाना तो बना जाती। अब इनके घूमने फिरने के कारण आपको और माँ को सारी रोटियां बेलनी पड़ी ना। पार्वती आंखों में आंसू लिए अंदर चली गई। रुद्र गाड़ी उठाकर वापस बाहर निकल गया, लेकिन उस रात पार्वती सो नहीं पाई। सुरेश का गुस्सा दुर्वासा ऋषि जैसा था। रात भर उसकी बेल्ट और लात घूंसे सहते हुए पार्वती के आंसू थम नहीं रहे थे। जब कोई व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता अपना लेता है तो उसे सच्चाई का भान भी नहीं रहता। वह धीरे धीरे अपने मन में एक जटिल ताना बाना बुन लेता है, जिससे बाहर निकलना असंभव होता है। सुरेश भी सामान्य देवर भाभी के रिश्ते को प्रेमी प्रेमिका का रूप देने लगा। सुरेश, जो पहले कभी पार्वती से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अब हर छोटी बड़ी बात पर उसे डांटने लगा। कभी गुस्से में उसकी थाली फेंक देता तो कभी चाय ठंडी होने पर बिना पिए ही छोड़ जाता। सुरेश अब शराब भी पीने लगा था और अक्सर बिना किसी वजह के झगड़ा शुरू कर देता। जब एक आदमी अपनी औरत पर हाथ उठाता है तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। पार्वती को सब समझ आ रहा था, लेकिन वह करती भी क्या? बेचारी आंसू बहाते हुए बस सोचती रहती कि क्या करूं, क्या न करूं। रुद्र से भी वह कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उस रात के बाद रुद्र घर नहीं लौटा था। उसे यह पता था कि पार्वती पर अत्याचार हो रहा है, पर सुरेश भी उसे सता रहा है।
इसका उसे बिल्कुल भान नहीं था। ताई की नफरत से वह बचपन से ही वाकिफ था, लेकिन वह इसे ताई का सामान्य स्वभाव ही समझता था। उसकी ताई उसकी सुंदरता से जलती थी, यह तो उसे पता था, पर ताई की जलन की गहराई का अंदाजा उसे नहीं था। रुद्र के कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी चल रही थी। इस वर्ष उसका फाइनल ईयर था और उसी की कक्षा से चुनाव में एक लड़का खड़ा हो रहा था। कॉलेज में सालों से एक ही पार्टी का दबदबा था और वही पार्टी के गुंडे कॉलेज में अपनी धौंस जमाते थे। कुछ बार रुद्र का सामना भी उनसे हुआ था, पर उसने ध्यान नहीं दिया था। एक शाम वह अपने कमरे में बैठा राजनीति शास्त्र की किताबें पढ़ रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका रूममेट अनिकेत खड़ा था, जगह जगह से कटा फटा। अनिकेत उसे अंदर खींच लाया और बोला, क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? अनिकेत बोला, भैया जी के गुंडे कैंटीन में आ गए और अपनी मनमानी करने लगे। अब तो हद हो गई है, किसी को इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, वरना ये जिंदगी नर्क बना देंगे। रुद्र को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम डरते रहोगे तो वो डराते रहेंगे, रुद्र ने कहा। अब तक उनसे भागने की बजाय उनका सामना नहीं करोगे तो वे ऐसे ही सर पर चढ़कर नाचेंगे। तुम खुद क्यों नहीं खड़े होते उनके खिलाफ? अनिकेत बोला, भाई इतनी हिम्मत होती तो ऐसे मार नहीं खाता। रुद्र ने मेडिकल किट लाकर उसकी पट्टी की और उसके लिए चाय और बिस्कुट लाया। अनिकेत ने कहा, आज भी खाना नहीं बनाया तूने? रुद्र हंसकर बोला, क्या करूं भाई, किताब पढ़ने बैठता हो तो कुछ और याद ही नहीं रहता। चाय पी, मैं फटाफट तेरे लिए कुछ बनाता हूं। रुद्र ने रसोई में जाकर 2 प्लेटों में नाश्ता बनाया। तभी गांव के मुन्ना काका कमरे में आए, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। उन्होंने डिब्बा रुद्र और अनिकेत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रुद्र बेटा, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है और जमीन का विवाद भी सुरेश ने सुलटा दिया है। बहुत खुश है हम। तुम्हारे घर भी गए थे मिठाई देने, लेकिन कोई मिला नहीं तो सोचा तुम्हें ही देते जाए। रुद्र ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वह सोचने लगा, आखिर घर पर कोई भी कैसे नहीं था। अगले ही दिन शनिवार था और बहुत दिनों से वह घर नहीं जा पाया था। उसने अपने कुछ कपड़े बैग में ठूस लिए। अनिकेत ने कहा, इतनी पैकिंग तो कभी तूने की नहीं? रुद्र बोला, हाँ, इस बार सोच रहा हूं, हफ्ता भर रुककर ही आऊंगा। माँ भी नाराज रहती है कि घर नहीं आता। अब उन्हें क्या बताऊं कि किन सब कामों में फंसा हूं। सामान बांधकर वह बालकनी की तरफ चला गया। सावन मास का मेला लगा हुआ था। कमला और लक्ष्मी भी मेला देखने जा रही थी। लक्ष्मी ने पार्वती से साथ चलने के लिए पूछा, पर घर के काम की वजह से पार्वती रुक गई। देर रात सुरेश घर आया। पार्वती ने उसकी थाली परोसी, जिसमें कद्दू की सब्जी देखकर सुरेश भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है कद्दू मत बनाया कर, पर तेरे दिमाग में भूसा भरा है। पार्वती ने कहा, अम्मा जी ने कहा था इसलिए बनाना पड़ा। मैं अभी कुछ और बनाकर ले आती हूं। सुरेश चिल्लाने लगा, बस कर, ये पतिव्रता वाला नाटक। मुझे सब पता है, मेरे पीछे तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसी के लिए कद्दू बनाया है ना? मुझे पता है, रुद्र को कद्दू बहुत पसंद है। पार्वती बोली, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। सुरेश ने गुस्से में कहा, अब तू मुझे समझाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे घर में सब मेरे हिसाब से चलता है, वरना छोटी पकड़कर खींचकर बाहर फेंक दूंगा। एक बार रात भर ओस में पड़ी रहेगी, तब अक्ल ठिकाने आएगी। पार्वती ने कहा, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बैठिए, मैं कुछ और बनाकर ले आती हूँ। सुरेश ने गुस्से में थाली उठाई और पार्वती पर फेंक दी। वह तेज बारिश में बाहर निकल गया। शक से भरी आंखों के पीछे खड़ा रुद्र ये सब देख रहा था। हर शनिवार कॉलेज की छुट्टी के बाद वह घर आता था, पर इस बार बहुत समय बाद लौटा था। रुद्र सोच रहा था, इतने दिनों बाद घर आऊंगा तो सब कितने खुश होंगे, पर जो उसने सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा भाई के पीछे जाऊं, पर पलटकर कमरे में चला गया। पार्वती रो रही थी। रुद्र ने अपने रूमाल से उसके बहते खून को साफ किया और चुपचाप मरहम पट्टी करने लगा। रुद्र ने पहली बार पार्वती को इतने ध्यान से देखा। इतनी सलोनी सी कोमल सी लड़की पर इतना अत्याचार हो रहा था। उसके घाव से बहते खून को रोकने में उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी, पर दिल पर लगे जख्मों का क्या, उन्हें कौन देखेगा? रुद्र ने कहा, पारो, मेरे साथ चलो,
पार्वती ने बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से देखा। रुद्र ने कहा, मैंने देखा है, ताई बहुत सताती है और अब भाई भी। तुम मायके क्यों नहीं चली जाती? पार्वती बोली। किसके भरोसे जाऊंगी? मां नहीं है। सौतेली मां पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए 12 साल बड़े आदमी से शादी कर दी। रुद्र चुप रह गया। पार्वती ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरा विवाह तुमसे हो रहा है। दोनों देर तक चुप बैठे रहे। फिर रुद्र ने कहा, यहां से चली जाओ। पार्वती बोली, तुम यहां रहोगे तो भैया खुश नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल हमारे बीच सब सुलझ जाएगा। और भैया तुमसे कभी प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। तुम चले गए तो ये सब खत्म हो जाएगा और भैया पहले वाले सुरेश बन जाएंगे। रुद्र अचानक उठा और घनघोर बारिश में घर से निकल गया। जो बस मिली उसमें बैठ गया और हरिद्वार जाकर रुका। बस डिपो के सामने शमशान था। महाकाल की प्रिय जगह पर पहुंचकर उसे शांति मिली। कुछ चिताएं अभी भी जल रही थी। लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देकर लौट चुके थे और वह भी चला गया था। 12 बजे के बाद की बातें सुनकर उसके मन में पारो के लिए जो संवेदनाएं जाग उठी थी, वह डर रहा था कि कहीं वे प्रेम में न बदल जाए। इस भय से वह वहां से भाग आया था। रुद्र के मन में उथल पुथल मची थी। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि कल क्या करना है, कहां जाना है। उसे बस यही पता था कि अब वह कभी घर वापस नहीं लौटेगा। उस घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पंडित जी की भविष्यवाणी अब सत्य होने वाली थी। खोटा सिक्का अपना रास्ता बनाकर निकल गया था। शमशान में अकेला बैठा हुआ रुद्र बारिश में भीग रहा था, पर उसका मन कहीं और था। उसने अपने घुटनों के इर्द गिर्द हाथों का घेरा बनाया और सोच में डूब गया। आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके पिता समान भाई के मन में उसके लिए इतनी नफरत भर गई। पारो का मासूम चेहरा याद आते ही उसका दिल कसमसाने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे बिना किसी गुनाह की सजा काट रही थी। सही भी था, आखिर उस लड़की ने गुनाह किया ही क्या था? गुनाह तो उसके साथ हुआ था। उसकी तस्वीर दिखाकर भाई ने शादी करवा दी। रुद्र सोच रहा था कि अगर पारो से उसका विवाह हुआ होता तो क्या वह इस सब से बच पाता? शायद नहीं, शायद हां। उसकी नजरों में पारो सीधी सादी सुंदर सी लड़की थी। भैया को उसे फूलों की तरह सहेज कर रखना चाहिए था, पर भैया ने उसे रौंद दिया। वह बेचारी सांस तक नहीं ले पा रही थी। रुद्र अपने विचारों में खोया रहा और वहीं उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसने अपना बैग उठाया और पास की चाय की दुकान पर जा बैठा। एक कप गर्म चाय पीते ही उसकी आत्मा जाग उठी। मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब उसे घर वापस नहीं जाना है। कहीं न कहीं उसके मन में भी पारो के लिए कोमल भावनाएं उभरने लगी थी। उसने अपने सर को झटका देकर वहां से उठ खड़ा हुआ। अभी भी वह यह समझ नहीं पा रहा था कि जाना कहां है। उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। पहले हर शनिवार और रविवार घर जाने वाला रुद्र अब महीनों घर नहीं जाता था। मां से भी उसकी बातें कम हो गई थी। मां उसे घर बुलाने के लिए कई बहाने करती, पर वह हर बार कोई न कोई कारण बताकर घर जाना टाल देता। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां चल रही थी। शहर के रईसों के लड़के उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जो हमेशा चुनाव जीतती थी। ऐसे में किसी साधारण विद्यार्थी का उनके काम के बीच कुछ भी कहना या करना उनके लिए असहनीय था। लाइब्रेरी में एक तरफ बैठी तोता मैना की जोड़ी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट बना रही थी। उन लड़कों में से एक ने उस लड़की के चेहरे के पास सिगरेट का धुआं उड़ा दिया। लड़की के पास बैठा उसका दोस्त गुस्से में उठ खड़ा हुआ और लाइब्रेरी के नियमों के अनुसार सिगरेट पीना मना बताया। तभी एक लड़के ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रुद्र का गुस्सा उबल पड़ा। उसने उन लड़कों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो भी आया उसी से वह प्रहार करता गया। रुद्र उन 7-8 लड़कों पर अकेला भारी पड़ गया था। सब अपने अपने जख्मों को संभालते हुए गिरते पड़ते अपने नेता के पास रुद्र की शिकायत लेकर पहुंचे। रुद्र के साथी भी सहमे हुए थे। उस जोड़े की भी रूह कांप गई थी। अब जाने क्या होगा रुद्र का अगली सुबह। पर जिसने मसान की मिट्टी से तिलक कर अपने जीवन की शुरुआत की थी, उसे अब किसी नेता का डर नहीं था। उसने खुद अपने माथे पर कफन बांध रखा था। उस रात रुद्र के मन में थोड़ी ठंडक थी। हालांकि उसके दोस्त डरे हुए थे, लेकिन वह निश्चिंत अपनी खाट पर लेटा।
खुले आसमान में छाए तारों को देख रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें मोल ली। उसकी आंखों के सामने दो दुबली सी हरी चूड़ियों से भरी नाजुक कलाइयां दूध का गिलास थामे खड़ी थी। चौंक कर उसने आंखें खोल दी। उसके आसपास कोई नहीं था। उन कलाइयों पर उसका नहीं, उसके भाई का हक था। वह नाहक ही परेशान हो रहा था। उसने कहा था कि तुम चले जाओ रुद्र, हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। और बस उसी बात को मानकर वह वहां से चला आया था। वह अपनी सोच में गुम था। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। रुद्र के दोस्त भी जा चुके थे। एक ने दरवाजे की झिर्री से झांक कर देखा। बाहर सुबह वाली गुट के लड़के और उनका नेता खड़ा था। रुद्र के अलावा बाकी दोनों दोस्तों के प्राण सूख गए। आज तो अंत निश्चित है, यही सोचकर दोनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। रुद्र ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं पहले ही साफ कह देता हूं कि मेरे की का बदला मेरे दोस्तों से नहीं लिया जाएगा। जरूरत हो तो मुझसे निपट लो, लेकिन इन दोनों को हाथ लगाया तो उसका हाथ काट डालूंगा। दरवाजे पर खड़े लड़कों ने रुद्र की हुंकार सुनी और पीछे हट गए। उनका नेता राजवीर सामने आ गया। क्यों बौराए हुए हो भाई? समुद्र मंथन से निकला जहर पी बैठे हो क्या? राजवीर ने पूछा। रुद्र ने कहा, क्या काम है राजवीर? साफ साफ बताओ और यहां से निकलो। राजवीर, जिसे कॉलेज में भैया जी के नाम से जाना जाता था, रुद्र की बात सुनकर अंदर आ गया। हमारी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव लेकर आया हूं, राजवीर ने कहा। इस बार के कॉलेज इलेक्शन में हमारी पार्टी जीतेगी और हम तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे। बोलो, मंजूर है? रुद्र ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे से सिर हिला दिया। उसे पता था कि भैया जी अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पार्टी में शामिल होना स्वीकार कर लिया। समय अपनी तेज रफ्तार से बीतता गया। रुद्र ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज की सक्रिय राजनीति में कदम रखा। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसने राजनीति शास्त्र में एमए करने के साथ साथ भैया जी के साथ अधिकतर समय बिताना शुरू कर दिया। भैया जी के पिता जिले के विधायक थे और पार्टी के सबसे जुझारू नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। राजनीति उनके खून में थी और यही विरासत अब रुद्र भी अपना रहा था। वर्षों की अथक परिश्रम का उद्देश्य था कि उनके उत्तराधिकारी सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी के योग्य बने। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का यह फल था। उनकी पार्टी में उनकी अद्वितीय धाक थी। चुनाव करीब थे और मंत्री जी के निमंत्रण पर विधायक और अन्य सदस्य उनके साथ बैठक में सम्मिलित हुए थे। बैठक की गोपनीय बातचीत बाहर नहीं आ सकी, लेकिन दोनों प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों ने मिलकर कुशल रणनीति तैयार की। रुद्र का एक मित्र जमीन के व्यापार से जुड़ा हुआ था, जबकि कुछ कोयले के कारोबार में लगे थे, और रुद्र दोनों ही से जुड़े पैसों को बढ़ाने में जुट गया। उसके मस्तिष्क में एक बात और घर कर गई थी कि यदि उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर नहीं जाते तो उन्हें कभी कोई अभाव नहीं होता। आखिरकार वह अब तक रुपये पैसों के लिए ही अपने ताऊजी पर निर्भर था। यदि उनके पास धन होता तो वह अपनी मां को हमेशा के लिए वहां से निकालकर अपने साथ रखता। विचार करते करते उसका मन एक नाम पर आकर अटक जाता, पारो। क्या यदि उसके पास ढेर सारे पैसे होते तो वह पारो को भी अपने साथ ले आता? क्या वह उसके साथ आ जाती? क्या उनका साथ रहना समाज को स्वीकार्य होता? यह प्रश्न उसके मन में उठते रहते और वह इन्हें शराब के गिलास में डुबोकर अपने कार्य में डूब जाता। उसकी जिम्मेदारियां और व्यस्तता ऐसी थी कि जब कभी उसे थोड़ा समय मिलता तो घर वालों के चेहरे उसकी याद में आते। कभी सुरेश बड़ा भाई, कभी अम्मा, कभी ताई जी, कभी ताऊ जी, और कभी दरवाजे की ओट से झांकती दो बड़ी बड़ी काली काली आंखें पारो की। उन आंखों का सामना करने में वह स्वयं को असमर्थ पाता था। उसे लगता था कि वह आंखें उसे देखती रहे और वह उन आंखों को देखता रहे। लेकिन यह विचार क्षणिक था, जैसे तूफान की तरह उसके हृदय में उठता और फिर सब कुछ बहकर दूर चला जाता। जाति, बिरादरी, समाज और सबसे बढ़कर उसकी मां, इनमें से किसी की आंखों में वह अपने और पार्वती के रिश्ते के लिए सहमति नहीं पाता था। इसलिए उसने अपने हृदय में बहते हुए उस छोटे से अमृत झरने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था। अब उसके पास रुपया तो था, लेकिन समय नहीं था। शेष समय में राजनीति भी थी। वह भैया जी का दायां हाथ माना जाता था। रुद्र को भैया जी के पिता भी अपने बेटे की तरह स्नेह करते थे। उनके कार्यालय की कई बैठकें
बिना रुद्र के संभव नहीं थी और न ही उनके घर का कोई व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संभव था। मंत्री जी के साथ बैठक के बाद रुद्र का स्थान और ऊंचा हो गया था। अब किसी भी बैठक में उसे भूलना असंभव हो गया था। पार्टी कार्यालय में आज उत्सव का माहौल था। भावी प्रत्याशियों का नाम घोषित होना था। सभी को पता था कि सबसे महत्वपूर्ण सीट से भैया जी को ही टिकट मिलेगा। कार्यालय में दिवाली सी रौनक थी। रात के 12 बजे भी समय यूं ही लग रहा था जैसे अभी शाम ही खिली है। आखिरकार 12-13 तो तीनों 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, 7-8-9, 17-13 कार्यक्रम का समापन हुआ और उस महत्वपूर्ण सीट के प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हुए मंत्री जी ने राजवीर की जगह रुद्र प्रताप का नाम लिया। सभी हैरान रह गए। विधायक जी के रुद्र के प्रति स्नेह को सभी जानते थे, लेकिन अपने बेटे की जगह मंत्री पद की दावेदारी को सीधे रुद्र के पाले में उछाल देंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। गुस्से में पैर पटकता राजवीर वहां से निकल गया। पिता के कंधे पर रखा हाथ झटकता राजवीर एक बार रुद्र को नाराजगी से देखकर चला गया और विधायक जी आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लिया। इसके बाद सब कुछ एक सपने जैसा होता चला गया। अपने अच्छे कर्मों और युवाओं में अपनी धाक का रुद्र को चुनाव प्रचार में अत्यंत लाभ मिला। रुद्र की ख्याति ऐसी थी कि उसे जीतना ही था। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल रही थी। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रुद्र भारी मतों से विजयी हुआ। यह और बात थी कि राजवीर ने, जो हर समय रुद्र के साथ रहता था, उसे नाराजगी में अकेला छोड़ दिया। रुद्र के बार बार मनाने पर भी राजवीर ने फिर उस दिन के बाद उसका चेहरा नहीं देखा। हालांकि उसके पिता रुद्र के विजय होने तक उसके साई की तरह उसके साथ बने रहे। आज महीनों बाद रुद्र ने अपनी मां को फोन किया। वो भले ही न करे, पर हर हफ्ते उसकी मां बिना बोले ही उसे फोन करके उसका हालचाल पूछ लिया करती थी। बिना पूछे ताया जी और ताई जी की भी खबरें सुना देती थी, पर जिसके बारे में जानना चाहता था उसके बारे में कुछ नहीं कहती थी। त्योहारों के समय बस कभी कभी एक दो बातें कह देती, जैसे दिवाली के लिए पार्वती ने लड्डू बनाए थे, बड़ा स्वाद है बहू के हाथ में। या होली पर तेरी ताई ने बहू को मायके नहीं जाने दिया, बेचारी जब से ब्याह कर आई है मायके का मुंह तक नहीं देखा। इससे ज्यादा वो ना बताती थी और ना ही रुद्र पूछता था। आम चुनाव जीतने के बाद उसे मंत्री जी को धन्यवाद देने जाना था, पर इससे पहले जाने क्यों उसने अपनी खुशी साझा करने के लिए अपनी मां को फोन लगाया। मां की जगह ताई ने फोन उठाया। रुद्र की आवाज सुनते ही ताई बिखर गई। तू कहां चला गया? अरे छोरे, अब क्या मेरे मरने पर ही वापस आएगा? तेरा भाई महीनों से पेट में तेज दर्द की शिकायत कर रहा है। 2 दिन पहले डॉक्टर को दिखाया तो उसने तुरंत भर्ती कर लिया। हो सके तो एक बार आजा बेटा, हो सकता है तेरे आने से ही उसके प्राण वापस आ जाए। आएगा ना तू रुद्र? बरसों बाद ताई ने उसे उसके बचपन के नाम से पुकारा था। मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में जा बैठा और अनिकेत पीछे पीछे दौड़ता आया। अनिकेत ने कहा, रुद्र, तुझे तो मंत्री जी की आवाज पर जाना था ना, कहाँ निकल रहा है? रुद्र ने कहा, घर जा रहा हूं भाई, बड़े दिनों बाद घर से बुलावा आया है, कल तक वापस आ जाऊंगा। मंत्री जी को समझा देना कि मैं कल आकर उनके पैर छूकर धन्यवाद दूंगा। और फिर रुद्र हवा से बातें करती हुई अपनी गाड़ी में निकल पड़ा। गांव की गलियां उसे बुला रही थी। हवा से बातें करती रुद्र की गाड़ी गांव की ओर भागती जा रही थी और साथ ही यादों के बवंडर उसके दिमाग में उठ रहे थे। 5 सालों से उसने गांव नहीं आया था और अम्मा के अलावा किसी से बात भी नहीं की थी, लेकिन छिप छिपाकर ही सही उसका दोस्त श्याम उसे सुरेश दादा और पार्वती की खबरें दे दिया करता था। अब वह बारिश में भीगता हुआ घर से निकला था। श्याम उसे ढूंढता हुआ उसके शहर वाले घर पर पहुंचा था। उस रात श्याम के साथ उसने पहली और आखिरी बार शराब पी थी और उसी बहकावे में सुरेश भाई के शक और अत्याचार की बातें सुनाई थी। इस संसार में शायद श्याम ही था जो उसके दिल की बात समझता था। श्याम ने बताया था कि सुरेश, जो पहले कभी कभार पीता था, अब रोज पीने लगा है। ताऊ जी का भी संकोच नहीं रह गया था। रात दिन नशे में डूबा सुरेश भाई ऑफिस के काम में भी चूक करने लगा था। पहले दिन के काम में कोई गड़बड़ी नहीं करता था, अब आए दिन कोई न कोई काम बिगाड़ देता है। श्याम से ही उसे सुरेश और कभी कभी
पारो के बारे में भी खबरें मिलती थी। रुद्र को पता चला कि पारो की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसकी शादी के 5 साल हो गए थे, पर गोद नहीं भरी थी। ताई सारी खींच उसी पर निकालती थी। रुद्र सोचता, किस मिट्टी की बनी है यह औरत, क्यों अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोलती। विचारों में मग्न रुद्र अपने गांव कब पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। घर की ओर गाड़ी मोड़ने के बजाय वह सीधा अस्पताल की ओर चला। उसकी गाड़ी से उतरते ही मां दौड़ती हुई आई और उसे सीने से लगा लिया। मां ने बिना बोले ही जाने कितने वर्षों की शिकायत और उलाहने आंसुओं में बहा दिए। बेटे के सीने से लगी मां रोती रही और बेटा उसके सर पर हाथ फिराकर सांत्वना देता रहा। मां को संभालकर एक ओर करके रुद्र ताऊ जी और ताई जी की ओर बढ़ गया। दोनों को प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो ताई जी की आंखें दबदबा आई और रुद्र को सीने से लगाकर वो भी रोने लगी। शायद परिस्थितियां इंसान को ऐसे ही कमजोर कर देती है। आज तक अपने बेटे के गर्भ में झूमती, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने वाली ताई जी आज ईश्वर की करनी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम इतना घातक हो सकता है। अपने कड़वे स्वभाव के कारण ही उन्होंने हमेशा पारो को नाखूनों के नीचे दबाए रखा था। उनकी सोच थी कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहेगा तो मां को भूल जाएगा और घर में पारो का राज चलने लगेगा। इसी उलझन में कमला ने अनजाने में ही सही अपने बेटे के घर में आग लगा दी थी और आज उसकी आंखों के सामने उसका अपना बेटा झुलस गया था। पश्चाताप के आंसू बहाने पर भी उसे कुछ वापस नहीं मिल पा रहा था। रुद्र भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। बड़ी हिम्मत करके उसने सुरेश भैया के लिए वहां खड़े सभी लोगों से पूछ लिया और ताई ने उसे सुरेश के कमरे तक ले गई। तक सुरेश आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। ताई ने धीरे से जाकर उसके बालों में हाथ फिराया और कहा, सुरेश। तो सुरेश ने आंखें खोल दी। सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर सुरेश की आंखें डबडबा गईं। उसने एक हाथ से धीमे से रुद्र को अपनी ओर बुलाया। रुद्र रोते हुए उसके सीने से लगा और दोनों भाइयों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इन आंसुओं में इतने सालों के गिले शिकवे और शिकायतें सब बह गईं। सुरेश का रुद्रपुर किया न्याय बह गया और रुद्र की सारी नाराजगी दूर हो गई। यही तो होता है रक्त का संबंध। चाहे कितने भी दिन अलग रह लें, लेकिन एक दूसरे की तकलीफ इन्हें आपस में बांध के ही रखती है। सुरेश की बीमारी ने उसे लाचार कर दिया था। उसे दिखने लगा था कि उसका अंतिम समय आ गया है और इसी मानसिक भाव ने उसे करुणा से भर दिया था। अब वह एक बार फिर पुराना सुरेश बन गया था, जिसे रुद्र जानता था। डॉक्टरों ने सुरेश के लिए जवाब दे दिया था। उसकी हालत आज रुद्र को देखकर कुछ ठीक लगने लगी थी। 4 दिनों में सुरेश के मुंह में एक दाना भी नहीं गया था। आज रुद्र के हाथों से उसने मुश्किल से दलिया खा लिया था। घर भर के लोगों को आस बंध गई थी कि शायद सुरेश ठीक हो जाए। रुद्र का हृदय मुस्कुरा उठा था। उसे लगने लगा कि अब सब अच्छा हो जाएगा। अगर भैया ठीक हो गए तब तो पारो भी खुश रहेंगी, और अगर वो खुश रहेंगी तो उससे मीलों दूर रुद्र भी जी उठेगा। पहली बार पार्वती के बारे में सोचते हुए उसका मन खिल उठा। उसे लगा कि वह भैया और पार्वती के जीवन में फिर से रंग भर देगा। अपनी सोच में डूबा मुस्कुराता रुद्र भैया का हाथ थामे बैठा था कि उसके दोस्त विनय का फोन आ गया। विनय ने कहा, रुद्र तू ठीक तो है ना? रुद्र ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। गांव आ गया हूँ। आज ही सुबह अनिकेत को बताकर आया हूँ। उसने तुझे बताया नहीं? तो विनय ने कहा, भाई अनिकेत का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसका बचना मुश्किल है। रुद्र ने कहा, ये क्या बोल रहा है यार? वो तो मेरे कार्यालय की गाड़ी में ड्राइवर के साथ निकला था, फिर कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया? रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए विनय ने कहा, भाई जो बताने जा रहा हो जरा ध्यान से सुनना। अभी तू जहां है फिलहाल वहां से 10-12 दिन कहीं मत निकलना। तेरी सुरक्षा के लिए कह रहा हूं। रुद्र ने कहा, मैं समझा नहीं। विनय ने कहा, भाई तुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा था। मेरे दोस्त तुझे याद है विधायक महोदय ने कुछ 2-4 महीने पहले मंत्री जी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में मंत्री जी के एक बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं था, पर उसे भी मंत्री जी ने कुछ 10 मिनट के लिए ही किसी काम से बाहर भेज दिया था और उसी समय
विधायक महोदय और मंत्री जी ने यह साजिश रची थी। मंत्री जी का कहना था कि राजवीर और उसके गुर्गों की इमेज आम जनता में इतनी खराब है, अगर उसे सीट दे दी जाए तो वह पक्का हार जाएगा। इसलिए मंत्री जी का कहना था कि ऐसे शख्स को चुनाव में उतारा जाए जिसकी साफ सुथरी छवि का फायदा मिले। मंत्री जी ने ही तेरा नाम सुझाया। विधायक महोदय अपने बेटे को गद्दी देना चाहते थे। तब मंत्री जी ने अपनी शातिर चाल उन्हें परोस दी कि तुझे चुनाव लड़वा कर पहले जीतना होगा, और जब तू मंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करने जाएगा, तेरी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवाकर तेरी मौत को हादसे का रूप दे दिया जाएगा। अब क्योंकि तेरी सीट जीती हुई सीट होगी, इसलिए उस सीट पर किसी को तो पार्टी में से बैठना ही होगा। तब उस बात का फायदा उठाकर राजवीर को उस सीट पर बड़ी आसानी से बिठा दिया जाएगा। तेरे न रहने की सहानुभूति राजवीर को मिल जाएगी। भाई तो इन राजनेताओं की बिसात का राजा नहीं, बल्कि एक मामूली सा प्यादा ही था, जिसे ये अपने फायदे के लिए चला रहे थे। तेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। मेरे दोस्त, अपनी सारी बलाएं उतारने के बाद ही यहां से बाहर निकलना। वैसे मैं तो कहता हूं वापस मत आ, वही ज्यादा अच्छा है। रुद्र ने कहा। अब तो वापस आना पड़ेगा विनय, रुद्र कहने लगा। आज भले ही हालात नाजुक हों, पर एक बात तो तय है दोस्त, शपथ ग्रहण के दिन यह भी राज खुल जाएगा कि तुम्हारा साथी रुद्र ही देश की सेवा की शपथ लेगा। बस देखते रहना। रुद्र ने फोन रखा और वापस अंदर आ गया। उसने सुरेश के खाने के बाद सभी को घर भेज दिया था और खुद अस्पताल में रुक गया। कमरे में जाकर वह सुरेश के पास बैठ गया। उसने सुरेश के माथे पर हाथ रखकर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन माथा अप्रत्याशित रूप से ठंडा हो चुका था। उसने सुरेश के हाथों को छूकर देखा तो वे भी ठंडे थे। रुद्र भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने आते ही सुरेश की आंखों की पुतलियों की जांच की। डॉक्टर ने रुद्र को देखकर सिर हिला दिया और रुद्र को समझ में आ गया कि सुरेश अब नहीं रहा। फिर रुद्र ने घर वालों को बुलाया और अगले दिन सब कैसे हुआ खुद उसे भी ठीक से याद नहीं रहा। अगले दिन मां श्मशान घाट से लौटते वक्त समझ गई थी कि सुरेश जाते जाते उसकी सारी बलाएं अपने सिर ले गया। ये विचार आते ही उसकी आंखें डबडबा गईं और तभी उसने सफेद साड़ी पहने किसी स्त्री को आते देखा। वह फूट फूट कर रोने लगा। 13 दिन बीत गए। मिलने जुलने वाले आते और 2 आंसू बहाकर चले जाते। कोई लक्ष्मी को समझाता तो कोई कमला को। पार्वती के मायके वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे लिए तो कन्या की विदाई के साथ ही जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, अब इसे अपनी बहू मानकर रखिए। इस बेचारी को 2 वक्त की रोटी और कुछ कपड़े मिल जाए, बस यही काफी है। पार्वती की सौतेली मां ने जाते जाते उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती दूर हट गई। शायद उसे दिखावे के आंसू पसंद नहीं थे। वह पहले भी शांत थी, लेकिन इन 13 दिनों में तो जैसे उसने सांस लेना भी छोड़ दिया था। लक्ष्मी जबरदस्ती उसे कुछ खिला देती थी। कमला पहले जिसकी जबान से जहर निकलता था, अब हर किसी को बेटा बेटा बोलकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्मी और कमला की ननद घर के कामकाज में लगी थी, लेकिन पार्वती को लेकर चिंतित थी। सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। अगले दिन बुआ जी की वापसी थी। बुआ जी आंगन में बैठकर कहने लगी, अब इस लड़की का क्या करोगी कमला भाभी? कमला ने कहा, बहू है हमारी, हमारे साथ रहेगी। बुआ जी ने कहा, कैसी बातें कर रही हो भाभी? जवान विधवा को साथ रखना ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ वृंदावन में किसी आश्रम में छोड़ दो। वहां ऐसी ही औरतें रहती हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। लक्ष्मी इन बातों से व्यथित होकर बहाने से भीतर चली गई, लेकिन सबने बुआ जी की बातें सुन ली थी। लक्ष्मी पार्वती के पास आई और उसे गले लगाकर कहने लगी, बेटा ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। इतने दिनों में रुद्र पहली बार पार्वती के कमरे में आया था। उसने कहा, मां कुछ कहना था तुमसे। लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा। रुद्र कुछ कहता तभी उसका फोन बजने लगा। वह फोन पर बातें करते हुए बाहर चला गया। अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होना था। विनय का फोन था। अनिकेत भी अब ठीक था। यह सुनकर रुद्र को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा, अब भैया जान मेरी जानी है, पर तुमने मेरी बला अपने सिर ले ली। अब यह जिंदगी आपकी अमानत है। रुद्र ने खुद से वादा किया कि वह विधायक और उसके बेटे से बदला लेकर रहेगा। अनिकेत से कहने लगा,
मेरी मेहनत से जीती हुई मेरी सीट पर राजवीर नहीं बैठ सकता। अब सत्ता का पावर क्या है मैं उन्हें दिखा दूंगा। रुद्र को अगले दिन सुबह ही निकलना था। जिस दिन से वह आया था उसकी पार्वती से ठीक से बात तक नहीं हुई थी, लेकिन उससे बात करने से पहले उसे घर वालों के विचार भी जानने थे। अगली सुबह अपनी समझाइश के बाद कमला और लक्ष्मी पर एक बार फिर तिरस्कार करते हुए बुआ जी अपने गांव के लिए रवाना हो गई। उनके जाने के बाद रुद्र ने भी अपना सामान समेट लिया। लक्ष्मी सभी के लिए चाय लेकर आंगन में आई, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आंगन में बैठी सभी की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। दरवाजे पर लंबी घनी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र में रुद्र के पिता खड़े थे। भतीजे की अचानक मृत्यु से विरक्त हुए सन्यासी को वापस गृहस्थ जीवन में लाया गया था। भीतर आकर उन्होंने अपनी बड़ी भाभी और भाई के चरण स्पर्श किए और बैठ गए। रुद्र ने अपने पिता के पैर छुए और एक ओर खड़ा हो गया। पिता ने कहा, तुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए शहर जाना था ना, तो जा, देर मत कर। अब तेरे नाम का सूर्य उदय होने जा रहा है। रुद्र कभी अपने पिता को कभी अपनी मां को देखता खड़ा रहा। लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछकर अपने पति के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, एक गिलास पानी देना और चाय भी बना देना। याद रखना, मैं कप में चाय नहीं पीता। मेरे लिए अम्मा का कलई वाला ग्लास निकाल देना। कई सालों बाद पति के मुख से अपना नाम सुनकर लक्ष्मी का मन पिघल गया। आंसू पोंछती हुई वह रसोई में बड़े मन से चाय बनाने चली गई। तभी दबे पांव दीवार की ओट में खड़ी पार्वती को भी उन्होंने देख लिया। वे कहने लगे, इधर आओ बेटी। पार्वती धीरे से उनके पास पहुंची और उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती ने कहा, जी पार्वती। नाम सुनते ही उन्होंने पीड़ा और कष्ट से आंखें बंद कर ली। जब हम मानव उसकी बनाई दुनिया से मनमानी करने लगते हैं तो ऐसा ही होता है, उन्होंने कहा। उनकी कही बातें किसी को समझ नहीं आई। उन्होंने पार्वती के सिर पर हाथ रखा और कहा, सदा खुश रहो बेटी। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखा और कहा, यह तेरी जिम्मेदारी है। कमला, जो अब तक सिसक रही थी, बोली, लल्ला जी, आपने मेरी लाज रखी। आपका योग और कारुण्य मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। रुद्र ने सिर झुकाए खड़ा रहा। लक्ष्मी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, लेकिन पार्वती दृढ़ता से बोली, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इससे सभी के चेहरे पर निराशा की छाया फैल गई। रुद्र ने ताई से इजाजत ली और पार्वती के कमरे तक गया। क्या हुआ पारो? रुद्र ने पूछा। पार्वती बोली, मुझ पर किसी तरह का एहसान करने की जरूरत नहीं है रुद्र। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दी थी और नौकरी के लिए आवेदन भी दे दिया है। अब तुम शहर चले जाओ। यहाँ अम्मा, बाबूजी और काकी की जिम्मेदारी मैं ही संभाल लूंगी। रुद्र ने एक बार फिर सबके पैर छुए और बाहर निकल गया। लक्ष्मी का खोटा सिक्का अब अपनी मंजिल पहचान चुका था। पिछली बार के पलायन और इस बार के निर्गमन में बहुत फर्क था। पिछली बार वह सब कुछ छोड़कर गया था। इस बार वह आत्मविश्वास से भरकर सफलता की गद्दी पर विराजमान होकर वापस लौटने की उम्मीद में जा रहा था। और इस बार वह पार्वती को मनाने की कोशिश जरूर करेगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।